हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे जेपीएससी स्पेशल पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट चैप्टर से हमने लिए हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भले ये जेपीएससी स्पेशल सेशन है लेकिन वैसे सभी एग्जाम जिसमें भी पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो या फिर दूसरे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो भी यहाँ पे एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि यदि कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ताकि जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उसी टाइप के उसको भी आप सही कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो चैनल पर यदि नया जुड़ते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे आपको जो है चैनल रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स भी समय समय पर मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर से आपको चैनल रिलेटेड सभी अपडेट भी कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। मेरा नाम है सूरज महतो और आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी या फिर डाउट किसी भी एग्ज़ाम को लेकर है तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लोग पॉलिटी के बारे में डिस्कस करें तो पॉलिटी में 4-5 चैप्टर ही जो हैं उससे सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, चाहे वह संसद हो, उसके बाद आपका मौलिक अधिकार और उसके साथ ही साथ जो आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये जो 3 चीज़ें हैं इससे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और इसके साथ ही साथ बहुत लंबे चैप्टर्स हैं जिनमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो उनको पहले समझेंगे अच्छे तरीके से, तब जाके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूजन होता है उसको अच्छे से हम लोग एग्ज़ाम में डिटेल के साथ अटेम्प्ट कर पाएँ तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। और ये जो एमसीक्यू है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये राष्ट्रपति चैप्टर से लिया गया है, प्रेसिडेंट चैप्टर से लिया गया है। जो भारतीय संसद है उसके जो 3 पार्ट है कौन कौन से, तो आपके राष्ट्रपति, उसके साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और यह जो है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कह सकते हैं रेगुलेट करने का काम करता है। इन दोनों का जो काम है, उनके जो काम है, लोकसभा और राज्यसभा के जो काम है उसको एक तरह से व्यवस्थित रूप से चलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति का होता है, संवैधानिक रूप से। ध्यान देंगे, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, इसीलिए संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं अब पहला एमसीक्यू आज का। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला है, संघीय कार्यपालिका का मुख्य भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो संघीय कार्यपालिका है उसका मुख्य कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां की कोई सीमा नहीं होती है, जो राष्ट्रपति है उसके शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। तो देखिए, भारतीय संविधान में तथा भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सभी पदों की कोई ना कोई सीमा जरूर बनाई गई है ताकि कोई भी जो है बिना सीमा के अपने अधिकारों का प्रयोग ना कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट है पहले ही गलत लग रहा है। पहला स्टेटमेंट का बात करें तो संघीय कार्यपालिका का मुख्य जो है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 53 की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 53 की, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी भारत की कार्यपालिका होगी उसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा, तो भारत का राष्ट्रपति होगा। थोड़ा सा आर्टिकल को डिस्कस करते चलेंगे, राष्ट्रपति रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, मतलब कि केवल ए। ठीक है, जो ए नंबर का स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा और अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। कैसे, तो अप्रत्यक्ष मतदान से कैसे, देखिए जो भारत की जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनको भेजते हैं
अलग अलग स्थानों पर, जैसे संसद में और विधानसभा में, ठीक है, दोनों में भेजते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो करता है एक इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, और वो बनता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से, ठीक है। जो भी आप एमपी एमएलए चुनकर भेजते हैं, चाहे वह संसद हो चाहे विधानसभा हो, वहाँ पे जो आप चुनकर भेजते हैं उन्हीं से जो है एक, समझ सकते हैं, एक ऐसा कॉलेज बनता है जहाँ पे मेंबर्स होते हैं। और ये जो मेंबर्स हैं कौन कौन होते हैं, तो ये जो मेंबर्स होते हैं आपके संसद, ठीक है, संसद में चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों के जो चुने हुए मतलब कि निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं। और इसके साथ साथ विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो होते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी, जो दिल्ली और पुडुचेरी हैं उसके विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो इतने जो लोग हैं इनसे मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और वो जो है राष्ट्रपति, जो आपका राष्ट्रपति है उसका चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। तो इस तरीके से जनता तो डायरेक्ट इसको नहीं चुन रही है, लेकिन जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधि इसको चुन रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। देखिए एक होता है प्रत्यक्ष मतदान, एक होता है अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा आप जो है किसे चुनते हैं, तो आपका जो विधायक है या फिर जो सांसद है उसको आप डायरेक्टली जो है वोट देकर चुनते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष मतदान है वो उनके द्वारा चुना जाता है जिसको आप चुनकर भेजे हैं, ठीक है। मतलब कि आपका जो प्रतिनिधि है वो जिसको चुनेगा, तो उस तरह का मतदान जो होगा वो होगा अप्रत्यक्ष मतदान। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। चलिए डिस्कस करते हैं अब अगला एमसीक्यू। अगला एमसीक्यू है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन से, एकल स्थानांतरण नियम मत प्रणाली से, अनुपातिक मत प्रणाली से, या फिर खुला बैलेट प्रणाली से। तो देखिए खुला बैलेट वाला सिस्टम तो अब खत्म हो चुका है और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता नहीं है, अभी ही मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। देखिए एकल स्थानांतरण नियम मत प्रणाली क्या है, तो क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब कि वहाँ पे जो है वरीयता दी जाती है, मतलब कि प्रेफरेंस दिया जाता है राष्ट्रपति के जो है इलेक्शन होते हैं उसमें। और इसके साथ ही साथ प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके द्वारा जो है, अनुपातिक मत प्रणाली जो होता है उसके द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये जो दोनों जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। इनकी डिटेल में डिस्कशन हम लोग जब पॉलिटी स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, तब वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी इतना याद रखिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव है, दोनों का जो चुनाव है वो एकल स्थानांतरण नियम मत प्रणाली और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसमें मतलब कि प्रेफरेंस वाइज जो होता है वो, जैसे कि आपके मान चलिए 10 लोग चुनाव में खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव में, तो जो वोट देने वाला होगा वो अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट करेगा कि 1 नंबर पे हम इसको बना चाहते हैं, 2 नंबर पे इसको, 3 नंबर पे इसको, 4 नंबर पर इसको। अगर सबसे ज़्यादा वोट उसको मिलता है जिसको 1 नंबर पर सभी लोग बनाना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। सिंपल यहाँ पे समझना यही है। अब चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। तो अभी मैंने निर्वाचन मंडल या फिर इलेक्टोरल कॉलेज की चर्चा की, ठीक है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं इसमें कौन कौन होते हैं, तो जो है आर्टिकल 54 में इसका जिक्र है कि कौन कौन इसका मेंबर हो सकते हैं। तो आर्टिकल 54 के अनुसार इसमें होते हैं कौन कौन, तो इसमें होंगे संसद के दोनों जो सदन हैं, संसद का दोनों सदन कौन कौन, जो आपका राज्यसभा है और लोकसभा है, इसके जो चुने हुए मेंबर्स हैं, ठीक है। चुने हुए मतलब कि निर्वाचित सदस्य, मतलब कि ए नंबर सही हो जाएगा। और कौन होंगे, तो यहाँ पे देखिए राज्य विधानमंडल, देखिए राज्यसभा की बात करें तो और लोकसभा की, तो उसके जो चुने हुए मेंबर्स होंगे वो तो होंगे ही संसद के, मतलब ए नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर देखिए क्या बोल रहा है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधानमंडल सबसे पहले तो इसमें 2 सदन जो होते हैं कौन कौन, तो एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और आगे बात करते हैं तो सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं। सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के जो भी सदस्य होंगे वो इसमें भाग लेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो दिल्ली और पुडुचेरी जो हैं इनको जो है शामिल किया गया था 70वां, मतलब कि 70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल कर लिया गया था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन कौन, तो आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी।
तो इसका राइट आंसर होगा ए, सी और डी। ये जो तीनों हैं ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 70वां संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो कौन कौन है? दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, या फिर चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी। अभी भी मैंने बताया कि जो 70वां संविधान संशोधन था 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था। और इसमें जो है दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा होती है उस विधानसभा में जो भी लोग निर्वाचित होकर आते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज में वोट देने का अधिकार मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो सही नहीं है। तो देखिए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व जो उत्तराधिकारी होता है उसका चुनाव हो जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत होगा ही नहीं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब तक नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता है और राष्ट्रपति पहले से है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी जो है वो राष्ट्रपति बना ही रहता है। आगे बात करते हैं, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने पर इस आधार पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 54 के अनुसार जो है यदि निर्वाचन मंडल मतलब कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कोई इंसान या कोई जो विधानसभा सदस्य या फिर आपका संसद सदस्य अगर नहीं है उपस्थित तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग उपस्थित होंगे उसी का वोट से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अगर उसके अगर वो उपस्थित नहीं हो पाएगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्थगन है चुनाव का वो नहीं होगा, मतलब चुनाव स्थगित नहीं होगा, चुनाव होगा और राष्ट्रपति चुना भी जाएगा, यदि कोई एब्सेंट रहेगा तो भी। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। चलिए बात करते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान देने के लिए पात्र नहीं होता, ठीक है। राज्य का जो निर्वाचन जो है होता है उसमें राज्य का मुख्यमंत्री मतदान देने के लिए जो है वो पात्र नहीं होता। क्वेश्चन बस यही कहता है कि यदि कोई राज्य का मुख्यमंत्री है तो वो कब जो है मतदान नहीं कर सकता राष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन है, यदि स्वयं प्रत्याशी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अगर वह जो है स्वयं प्रत्याशी होता है तो वह जो है बिल्कुल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। आगे बात करते हैं, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो जो है पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो है अभी वो भले वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया है लेकिन वह उसका मेंबर तो है। आगे बात करते हैं, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। देखिए, उच्च सदन का सदस्य रहेगा, उच्च सदन मतलब क्या, विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। विधान परिषद को उच्च सदन, जैसे कि राज्यसभा को भी उच्च सदन कहा जाता है, तो ठीक इसी तरह राज्य का जो विधान परिषद होता है उसे उच्च सदन कहा जाता है। और जो उच्च सदन होता है मतलब जो विधान परिषद होता है वो जो है इसमें भाग नहीं लेता, इसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है गलत है और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि यदि वो उच्च सदन का सदस्य होता है, ठीक है, कोई मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं लेगा। उच्च सदन का कोई एक मुख्यमंत्री आप बता सकते हैं? चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वैसा मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो उच्च सदन से है, ठीक है, उच्च सदन से। हिंट मैं दे देता हूं, वो महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो आप लोग आप जान गए होंगे, ठीक है, उद्धव ठाकरे हैं वो, ठीक है, जो उच्च सदन से हैं। बाकी और भी कई मुख्यमंत्री हैं जो उच्च सदन से हैं, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति, जो भी भारत के राष्ट्रपति होंगे उनकी उम्मीदवारी के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है, आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, या फिर देश का नागरिक हो।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे आर्टिकल 58 में लिए जो है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें क्या क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल जो है 58 के अनुसार आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए और इसके साथ ही साथ सांसद चुने जाने का भी योग्यता जो है उसमें होना चाहिए और देश का नागरिक तो होना ही चाहिए, भारत देश का ही वो नागरिक होना चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा हो ये कहीं नहीं लिखा गया, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनपढ़ भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रावधान जो है संविधान में नहीं लिखा गया है कि उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किस वर्ष की जनगणना को 2026 तक माने रखा गया है? मतलब कि 2026 तक किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग राष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचन मंडल के जो सीट होते हैं उसमें नहीं होगा। तो 2026 तक कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। और जो जनगणना जो हुई थी 1971 की, ध्यान रखेंगे 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज और जो सीटों की संख्या है, मतों की संख्या है, वो डिसाइड की गई थी 1971 के जनसंख्या की जो गिनती हुई थी उसके आधार पर। और आपका 42वां संविधान संशोधन जो था कब 1976 में जो हुआ था उसमें 1971 को फिक्स कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ 2001 में, ठीक है, 2001 में जो है इसे 2000 मतलब कि 2001 में जो है 2026 तक के लिए इसको फिक्स कर दिया गया 2001 में, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन जो था 2001 में हुआ था और उसी में जो है इसको 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया था कि 1971 का जो जनगणना है उसी के अकॉर्डिंग जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कंटिन्यूअस होता रहेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है? पहला, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वह कहीं का सदस्य है, मतलब कि कोई आपका विधानसभा या फिर संसद का सदस्य है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा है, अपने निर्वाचन से 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, मतलब कि अपना जो अगर यदि वह जीत जाता है तो 6 महीना के अंदर जो है उसको अपना जो सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा। सी नंबर है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और डी नंबर है, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, तो डी नंबर तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत जो है अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है। जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेगा तो वैसे ही जो है उसको अपनी सीट छोड़कर तुरंत जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करना होगा। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रेसिडेंट चैप्टर से, राष्ट्रपति चैप्टर से। और हम लोगों ने बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे डिस्कस किया। आगे आने वाले एक और एमसीक्यू सेशन में राष्ट्रपति के बाकी जो प्रावधान है उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपातकाल का जो प्रावधान है, आपातकाल के दौरान क्या शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं, मौलिक अधिकार के संदर्भ में क्या क्या अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसके साथ ही साथ जो क्षमा या फिर सजा देने का जो प्रावधान है वो क्या है राष्ट्रपति के अंतर्गत, और इसके साथ ही साथ बाकी जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।